इसीलिए तो हम VS कोड पे पढ़ रहे हैं, वरना तो ये भी कोड एडिटर ही है, मतलब सबलाइम टेक्स्ट, बट इसमें आपको वो फीचर्स नहीं मिलते। पेड तो है, लेकिन पेड होने के बाद भी उतने फीचर्स नहीं दे सकते ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स आपको फीचर्स दे रहा है। ठीक है, अभी लास्ट अपन ने कल क्या पढ़ा था, मूवी सर्च ऐप है ना। अभी एक वेदर ऐप बनाएंगे अपन, जिसमें हम लोग हिस्ट्री मेंटेन करेंगे कि यूजर ने कौन कौन सी सिटी सर्च की है और कितनी देर पहले सर्च की है। हाँ, लोकल स्टोरेज में नहीं, स्टेट की हेल्प से ही बनाओगे। देखो कल तो क्योंकि हमने एक मूवी सर्च ऐप बनाया था, तो मैंने आपको एक काम दिया नहीं जो टेलविन CSS के रिलेटेड था, बट आज दे रहा हूँ, ये कल करके लेके आना। यूट्यूब पे जाना है सिंपली, और wscubetech.com टेलविन CSS ये सर्च करोगे ना आप, या इसके आगे जैसे यहाँ पर ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग टेलविन CSS एंड रिएक्ट जेएस। तो ये जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो को देखते हुए आपको पूरी वेबसाइट बनानी है। हाँ हाँ, देख उसको के कैसे बनाओ कर। उसको। फिर ऐड अभी, जब तक क्लिक नहीं करते हो तब तक पैसे नहीं आते हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ ये वाली पूरी वीडियो आपको देखनी है, और इसमें जो वेबसाइट बनाई हुई है ना, वो पूरी पूरी आपको बनानी है। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ लास्ट में। ये रिएक्ट से बनी हुई है, इसका मेन्यू भी रिस्पॉन्सिव है, मतलब आपने जैसे छोटी स्क्रीन पे किया तो ये खुल गया। ये सब कुछ रिएक्ट से ही चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहे हो? छुट्टियों का होमवर्क नहीं है ये, तो आपके लिए 1 घंटे का ही काम है, मतलब जितनी देर आपको वीडियो देखने में लगेगी उतनी देर इसको बनाने में लगेगी। साथ साथ में आप बनाते जाओ, आपको लगता है कि नहीं सर मैं पूरा वीडियो पहले एक बार देख लूँ फिर बनाना चाहता हूँ, तो वैसे भी कर लो, लेकिन ये पूरी वेबसाइट आपको बनानी है। और इस वेबसाइट का कोड अगर आपको चाहिए तो इधर नीचे चले जाना, गिटअप की एक लिंक भी मिल जाएगी आपको, तो इस पूरी वेबसाइट का कोड भी आ जाएगा। और इन केस जैसे आपको इसके अंदर की ये इमेजेस वगैरह चाहिए तो SRC में जाके एसेट्स में चले जाना, और एसेट्स में ये इमेजेस है सारी। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल के ये पूरी वेबसाइट आपको बनानी है। इस एक वेबसाइट से आपको आइडिया लग जाएगा कि टेलविन CSS कैसे काम करती है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाना है। फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने ही पढ़ा, उस वीडियो में मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, एक हम लोग वेदर ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग एक सिटी का नाम सर्च करेंगे, एंटर दबाएंगे। जैसे एंटर दबाओगे आप उस सिटी का वेदर सर्च होके आ जाएगा, और साथ में एक साइड में आप यहाँ पर कॉलम बनाते जाओगे जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई आएगी कि आपने ये सिटी सर्च की है, फिर ये सिटी सर्च की है, ये सिटी सर्च की है। तो जैसे समझ लो सबसे पहले आपने दिल्ली सर्च किया तो उधर हिस्ट्री में दिल्ली लिखा हुआ आएगा। फिर आपने लखनऊ सर्च किया, लखनऊ लिखा हुआ आएगा। फिर आपने समझ लो इंदौर सर्च किया तो इंदौर लिखा हुआ आएगा, और उसके आगे लिखा हुआ आएगा कितने मिनट्स अगो, या जो भी है वो चीज उसमें आएगी साथ साथ में। ठीक है,
ये ग्रिड बना रहे हैं अपन, और एक यहां से हिस्ट्री डॉट जेएसएक्स बना देते हैं, और एक वेदर डॉट जेएसएक्स बना देते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे आपके। हिस्ट्री डॉट जेएसएक्स को यहाँ पर लगा दो एक बार। देखो, अभी जब आपने ग्रिड बनाई है तो ग्रिड में आपने क्या किया है, चार इक्वल कॉलम्स में उस हिस्से को डिवाइड किया है। मतलब मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, मैक्स विड्थ कुछ 1240 पिक्सल, इसको दे दिया हमने मैक्स विड्थ। तो अभी अपन ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया बाहर, और इस बॉक्स को हमने ग्रिड को बोला है कि चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25-25% के चार हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये चार हिस्से हो गए। उन चार हिस्सों में से ये वाला जो हिस्सा है, ये हम फिक्स कर देंगे हिस्ट्री वाले कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और ये जो तीन हिस्से हैं इनको फिक्स करना है हमें वेदर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो तीन हिस्से हैं, ये तीन कॉलम्स हैं अपने आप में, 1 2 और 3, और ये एक था। तो इन तीन कॉलम्स को एक साथ में लगाने के लिए एक क्लास है कॉल स्पैन 3 जो आपको लगानी है। तो उससे क्या होगा, ये तीनों कॉलम्स स्पैन होके एक पूरा बड़ा कॉलम बन जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये चार कॉलम्स हो गए। तो वेदर कंपोनेंट में चलो, सॉरी हिस्ट्री में नहीं, वेदर में चलो, यहां पर एक क्लास लगा दो कॉल स्पैन 3। कॉल स्पैन 3 मतलब तीन कॉलम्स को आपने स्पैन कर दिया इधर। फिर यहां पर एक चीज और, यहाँ पर एम एक्स ऑटो लगा दो, मार्जिन एक्स एक्सिस पे ऑटो, ताकि बीच में आ जाए। अब ये हमारा हिस्ट्री वाला कंपोनेंट है। तो इधर एक बड़े से ठीक है, ये आपका हिस्ट्री कंपोनेंट रहेगा, और इस तरफ वेदर कंपोनेंट के अंदर आपका एक इनपुट रहेगा। ये आ गया, और डब्लू फुल, और आपका ये जो है इसमें लगा दो गैप। गैप से क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। गैप 3 मतलब कुछ 12 पिक्सल का गैप है। तो जो दो कॉलम्स बने ना, उन कॉलम्स के बीच में गैप आ गया। यहाँ पर आप अपनी सिटी लिखोगे और एंटर दबाओगे। उसी टाइम पे इस सिटी के लिए जो भी आपने सिटी लिखी है, जैसे मैंने जोधपुर लिखा इधर, तो जोधपुर के लिए जो भी मेरा वेदर है उसका डेटा आ जाएगा, और उसके बाद जोधपुर मुझे इस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवा देना है। समझ गए यहाँ तक? तो चलो इसको बनाते हैं अभी यहाँ से, कांस्टेंट वेदर, सेट वेदर, यू स्टेट, वेदर पहले से नल है। ठीक है, फिर कांस्टेंट हिस्ट्री, सेट हिस्ट्री, यू स्टेट, हिस्ट्री पहले से एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आप डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर करने वाले हो। एक एरे बनाओगे, उस एरे में एक ऑब्जेक्ट डालोगे, इस ऑब्जेक्ट में सिटी का नाम आएगा, और सिटी कब सर्च हुई थी उसका टाइम स्टैम्प आएगा, ताकि आप यूजर को दिखा सको कि आपने 20 मिनट पहले सर्च किया है इसको। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या आएगा, इधर साइड में ना, इधर साइड में सिटी का नाम, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा 10 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो, 13 मिनट्स अगो। समझ गए यहाँ तक?
अब ये आपका यहाँ तक आ गया हिस्ट्री। वेदर और हिस्ट्री दो चीजें हो गई। इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री नाम से ही पास कर देंगे हम लोग, और इसमें वेदर वेदर नाम से ही पास कर देंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी। ओके, यहां से आपने प्रॉप भेजा, यहां पर प्रॉप डिस्ट्रक्ट कर दिया, फिर आपके पास वेदर जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहां से आपने इसको प्रॉप डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो वेदर इसके नीचे ही दिखाना है आपको। ठीक है, मतलब एक पूरा डिव बना लो, उस डिव के अंदर उस डिव से पहले एक एचआर भी लगा दो, और इस एचआर को हम लोग मार्जिन दे देते हैं वाई एक्सिस पे। तो ऊपर नीचे एक लाइन आ जाएगी, और इसके नीचे आप यहाँ पर अपना वेदर दिखाओगे। ठीक है, अब वेदर दिखाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि डेटा ही दिखाना है अल्टीमेटली। आप आपके हिसाब से कितनी भी अच्छी यूआई बना सकते हो बाद में। तो एक डिव ले लेते हैं जिसमें क्लास मैंने ले लिया टेक्स्ट एक्सेल, और 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपने लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। कहीं से लाना ही पड़ेगा इसको। नहीं, ऐसे तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको लगा सकते हो इधर, ये लग जाएगा अपने आप। कीबोर्ड पे पता नहीं कैसे लगता है। HTML में इस तरीके से भी लगा सकते हो इसको, ये कोड लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। तो 24 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। ठीक है, अब इस पे बाद में आगे डेटा दिखाएंगे। अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये वेदर कंपोनेंट है, ये हिस्ट्री कंपोनेंट है, और ये आपका यहाँ पर सिटी सर्च करने के लिए इनपुट है। इतनी जगह क्यों आ रही है? अच्छा, ये बड़ा होता जाएगा साथ साथ। अब देखो हिस्ट्री में आप क्या करोगे, एक यूएल बनाओगे, एक एलआई बनाएगी, एलआई बनेगी, और जयपुर मैंने सर्च कर दिया इधर। तो ये कुछ इस तरीके से आते जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहां जाना है और एक फंक्शन बनाना है, कांस्टेंट फेच वेदर। यहां आपको एक सिटी मिलेगी इनपुट में। तो देखो, फेच वेदर नाम से आपने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर आपको क्या डाल के देना है, सिटी डाल के देनी है। जब वो सिटी आपके पास यहां आ जाएगी, तो उस सिटी के लिए आप एपीआई कॉल करके डेटा मंगवा सकते हो। चलो देखते हैं। ये एपीआई की है, और ये आपकी सिटी की यूआरएल है, मतलब सॉरी एपीआई की यूआरएल है। तो इसको भी मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। एपीआई की यूआरएल आ गई, और ये एपीआई की भी उठा लो। ठीक है, तो एपीआई की रख दी आपने यहाँ पर, ये आपकी यूआरएल बनेगी पूरी, और इसमें सिटी का जो नाम है वो अपने आप यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। जो आप वहां से डालोगे वो इसमें आ जाएगा, और ये आपकी पूरी यूआरएल बन के रेडी है। ठीक है यहाँ तक। अब सिटी यहाँ तक पहुंचाओगे कैसे? तो फेच वेदर वाला जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर सिटी लाकर देगा। कहाँ से लाकर देगा? वेदर कंपोनेंट के अंदर ही अपन ने उसको बनाया है। फेच वेदर के अंदर हमने फेच वेदर नाम का ये जो फंक्शन है वो रखा हुआ है। चलो, तो अब वेदर कंपोनेंट में चलता है। वेदर कंपोनेंट के अंदर
यहां से आपने एक फंक्शन को मतलब भेजा है एज अ प्रॉप, यहां पर आपने उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अब करना क्या है देखो, इस पे जब आप कुछ लिखोगे और लिखते लिखते आपने एंटर प्रेस किया, उस टाइम पे इसकी वैल्यू उठा के आपको कहां भेजनी है, पेरेंट कंपोनेंट को भेजनी है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को कैसे करोगे, आप यहां पर लगा दोगे ऑन की अप या ऑन चेंज की अप हैंडलर, ये हमने एक यहां पर बना लिया की अप हैंडलर। इसमें आपको इवेंट मिलेगा और आप यहां लिख सकते हो इफ ई डॉट की इक्वल्स टू एंटर। जब यूजर ने एंटर दबाया, मतलब यूजर कुछ लिख रहा था, लिखते लिखते यूजर ने जैसे एंटर दबाया, ये कोड चल गया और इसमें आपने कर दिया कंसोल लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इधर जाके इसको ट्राई करके देखते हैं। चलो, मैंने इधर लिखा जयपुर, एंटर, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोड में कुछ गड़बड़ है। ऑन चेंज नहीं, ऑन की अप रहेगा इधर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। जब आप एंटर दबा रहे हो ना, तो उधर कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, बट वहां पर की अप तो हो रही है। इसलिए सारे इवेंट्स एक जैसे नहीं होते, ये भी आपको समझना जरूरी है। चेंज का मतलब क्या है कि जब आप उस इनपुट में कुछ लिख रहे हो, आगे पीछे कुछ कर रहे हो, तो वो चेंज है। बट अगर आप एंटर दबा रहे हो तो वो चेंज थोड़ी है। आप तो सिर्फ एंटर दबा रहे हो, वहां कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है उस इनपुट के अंदर। लेकिन जब आप एंटर दबा रहे हो तो की अब तो हुई है ना, तो इसलिए हम लोग ऑन चेंज हटा के ऑन की अप इवेंट लगा देंगे। समझ गए? अब एक सीक्रेट और बता देता हूँ मैं आपको, कि ये चीज मुझे भी नहीं पता थी पहले कभी, बट डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। जब आप ना काम करते जाते हो ना, मतलब आप बहुत टाइम तक किसी चीज पे पर्टिकुलर काम कर रहे हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, जिससे आपको बहुत क्विकली ये समझ में आ जाता है कि अभी जो गड़बड़ है वो कहाँ है। क्योंकि इस टाइप की इस एरर मेरे को आज तक जिंदगी में आई नहीं थी, जो आपके सामने पहली बार आई, बट आपको तो नहीं पता चला। जब आप काम करते जाओगे ना, तो विथ एक्सपीरियंस आप, डिफरेंस क्या होता है, क्यों मैं आप लोगों को आपके लिए छोड़ देता हूँ कि मतलब कोई एरर आई है तो 1 घंटे लगे रहो, करो खुद ही सॉल्व। क्योंकि वो जब आप 1 घंटे सॉल्व करोगे तो आपको दो तीन चीजें और पता चल जाएगी, जिसकी वजह से वो एरर्स आपके नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। क्योंकि अभी मुझे ये कोड तो 100% पता है कि सही काम कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली एरर कहाँ से हो सकती है, कहीं यहाँ से हो सकती है एरर। समझ गए? ऐसे सीक्रेट्स मैं हमेशा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग फिर सारे टीचिंग टेक्निक्स जान जाओगे मेरे। ठीक है, तो अब जो भी आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ पर नीचे आता जा रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज को कंसोल में लॉग ना करवा के फेच वेदर को पकड़ा देना है कि भैया लेके जाओ पेरेंट के पास में। यहां पर कंट्रोल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑन की अप पे कुछ नहीं करवा रहे हो। ऐप के पास आ जाएगी सिटी, सिटी से बन गई यूआरएल, और असिंक लगा दो इधर, अवेट लगा दो इधर। ठीक है, ये जो है वो आपका पूरा डेटा है। तो इसको एक बार कंसोल लॉग करके देखें कि क्या आ रहा है। तो यहाँ दिल्ली सर्च किया अपन ने, ये सारा डेटा है जिसमें कोऑर्डिनेट आ गए, और फिर ये मेन टेम्परेचर क्या है वो आ गया। ठीक है, अब इस सारे डेटा को हम लोगों को किसके अंदर डाल देना है, ये जो वेदर नाम का स्टेट बनाया था ना, उसमें डाल देना है। तो सेट वेदर जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, स्टेट चेंज हुआ। स्टेट पहले क्या था, नल, अब क्या हो गया, कुछ डेटा आ गया। अगर स्टेट चेंज होता है तो कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर। तो ये कंपोनेंट जब पूरा री रेंडर होगा तो वेदर कंपोनेंट के अंदर नया डेटा जाएगा, और नया डेटा जाएगा तो आपको इधर रिफ्रेश होकर नई चीज देखने मिलेगी। समझ गए यहां तक? चलो, समझदार हो गए हो आप। अब कहाँ चलना है अपन को, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, वेदर हमने यहाँ पर पहुंचा दिया। डन। नहीं, अब यहाँ डेटा दिखाना है ना।
ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे इफ वेदर इज नॉट इक्वल टू नल, वेदर अगर नल है और नहीं है, दो केसेस होंगे। अगर वेदर नल है, पहले है की बात कर लेते हैं, मतलब इक्वल्स टू, अगर वेदर नल है तो मैं एक H1 टैग बना के बोल दूंगा एंटर द सिटी का नाम, ठीक है। अगर वेदर नल नहीं है तो फिर हम ये सारा कोड चलाएंगे, एंटर सिटी नेम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखाना चाहो तो अच्छा दिखा दो। ठीक है, तो ये आ गया एंटर सिटी नेम। हिस्ट्री है आपके पास, हिस्ट्री में आपको डेटा पुश करवाना है। अब देखो क्या होगा कि जब मैं इधर आऊंगा और जब मैं सिटी सर्च कर रहा हूं, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है, उस डेटा में ये चीज आ रही है, ठीक है। चलो वापस से चलते हैं। दिल्ली सर्च किया आपने, ऐप कंपोनेंट में आ जाओ। ऐप कंपोनेंट के अंदर अभी वेदर का डेटा नल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इधर। आपने यहाँ पर आके सर्च किया दिल्ली, तो ये आ गया पूरा डेटा दिल्ली का, स्टेट के अंदर पड़ा है। यहां से आपने पहले भी वेदर ऐप बना रखा है, आप लोगों को आइडिया है कि डेटा कैसे दिखाना है। तो यहां सिंपली लिख सकते हो वेदर डॉट, क्या है की का नाम, मेन डॉट टेम्परेचर, ठीक है। 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जयपुर सर्च करें, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जैसे जो पिछली बार नहीं बताई थी वो इस बार कर देते हैं अपन। जैसे सनराइज और सनसेट का टाइम निकालना है अपन को, तो हमें सनराइज और सनसेट का टाइम कैसे निकालेंगे। हम इधर आके एक टेबल ले लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एक्सेल, इधर लिख देते हैं डिव एक और, सनराइज, सूरज कब उगा था और सनसेट कब होने वाला है, ठीक है। अब आपको ये दोनों डेटा चाहिए इधर। तो देखो आपके पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में एस वाई एस नाम की एक की है। इस एस वाई एस की में सनराइज और सनसेट दोनों का एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। जब सनराइज हुआ था उस टाइम का टाइम स्टैम्प है, और सनसेट जब होने वाला है उस टाइम का टाइम स्टैम्प है आपके पास। बट ये टाइम स्टैम्प है सेकंड में, और जावास्क्रिप्ट किस में काम करती है, मिली सेकंड में, ठीक है। तो पहले इस टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट किस में करोगे, मिली सेकंड्स में। और मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आप कैलकुलेशन लगाओगे किस चीज की, कि इस टाइम स्टैम्प से क्या डेट या टाइम बन रही है। तो उसके लिए अपन ऊपर चलेंगे और यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं। चलो फंक्शन गेट डेट फ्रॉम स्टैम्प, ठीक है। ये एक फंक्शन बना लिया आपने अपना गेट डेट फ्रॉम स्टैम्प नाम से। वैसे जनरली एक सजेशन होता है कि आप एक हेल्पर डॉट जेएस नाम की फाइल बना लो, ठीक है। और ऐसे फंक्शंस जो आपको बार बार यूज करने होंगे, जैसे समझ लो मैं बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मुझे यूजर को बताना है कि तुमने लास्ट कब कब लॉग इन किया है, फिर मुझे यूजर को बताना है कि तुमने ऑर्डर कब प्लेस किया है, फिर मुझे यूजर को कोई और एक्टिविटी के बारे में बताना है कि लास्ट तुम्हारा पासवर्ड कितने दिन पहले चेंज हुआ था। ये सब चीजें जब आपको यूजर को बार बार कुछ ना कुछ बतानी है, तो हर बार आप टाइम स्टैम्प को डेट में कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हेल्पर डॉट जेएस के अंदर ले जाते हैं और यहां से कर देते हैं एक्सपोर्ट गेट डेट फ्रॉम। तो नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया मैंने इसको। इसके अंदर क्या डालना है आपको, तो यहां इसको चाहिए टाइम स्टैम्प, ठीक है। इसको चाहिए टाइम स्टैम्प। और
टाइम स्टैम्प से एक फ्लैग इसको चाहिए, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। फ्लैग की वैल्यू अगर 2 आती है इसका मतलब मुझे सिर्फ डेट चाहिए। फ्लैग की वैल्यू अगर 3 आती है इसका मतलब मुझे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए। समझ गए? फंक्शन ही बना रहे हो तो अच्छे से ही बनाओ ना फिर पूरा, ताकि भविष्य में भी काम आए। मतलब ये कोड तो काम नहीं आएगा बट लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना। टाइम स्टैम्प चाहिए, फ्लैग चाहिए, दो चीजें चाहिए। यहां पर आप एक कंडीशन लगाओगे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1, एल्स इफ ठीक है, तीन चीजें हैं, फ्लैग 1 2 3। अब जो टाइम स्टैम्प मेरे पास में आएगा वो एक टाइम स्टैम्प है और उसको मैं डी इक्वल टू न्यू डेट और टाइम स्टैम्प इससे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि टाइम स्टैम्प जो हमारे पास आ रहा है वो किस में आ रहा है, मिली सेकेंड्स में ही आ रहा है, मतलब वहां से मैं इनपुट ही मिली सेकेंड में दूंगा, ठीक है। अब अगर सिर्फ यूजर ने क्या मांगा है, टाइम मांगा है, तो आप यहां से क्या करोगे, रिटर्न डी डॉट गेट, गेट टाइम नहीं, डी डॉट गेट आवर्स कॉलन डी डॉट गेट मिनट्स और फिर डी डॉट गेट सेकेंड्स। इन सबको मिला के तो टाइम बनेगा ना पूरा, कि इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ। अगर यूजर ने फ्लैग 1 भेजा है तो आप रिटर्न क्या कर रहे हो, टाइम की स्ट्रिंग। फ्लैग 2 भेजा है तो आप रिटर्न क्या कर रहे हो, गेट डेट, गेट मंथ +1 और गेट फुल ईयर। +1 क्यों किया कोई बताएगा? 0 से स्टार्ट होता है, गुड। और अगर दोनों मांगा यूजर ने तो रिटर्न वैसे ये है तो सही अपने पास, टू डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ऐसे दिमाग लगाया। चलो अब लगा ही लिया दिमाग तो फिर। ठीक है, हम खुद ही बना के भेज देंगे, डेट और टाइम दोनों। तो यहां पर सिर्फ क्या भेज रहे हो आप, डेट टाइम भेजोगे, यहाँ क्या भेजोगे, डेट, और यहाँ पर डेट टाइम दोनों भेजोगे। तो अब आपका पूरा एक बना बनाया फंक्शन रेडी हो गया है, जिसमें आपको टाइम स्टैम्प और फ्लैग देना है बस खाली, ठीक है। अब जब जहां इसको इंपोर्ट करोगे ना आप, जैसे आपको कहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ पे यही तो कॉल करोगे, तो पहले इंपोर्ट तो कर लो, गेट डेट फ्रॉम टाइम स्टैम्प। ये आ गया देखो, दो चीजें मांग रहा है ये, टाइम स्टैम्प और फ्लैग, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आप यहां पर आ जाओगे और कॉल करोगे गेट डेट फ्रॉम टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कैसे आएगा, तो वेदर डॉट एस वाई एस डॉट सनराइज, ये देखना, यही है, वेदर डॉट एस वाई एस डॉट सनराइज। और इसको डालते टाइम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1000 से। और अभी आपको क्या चाहिए, टाइम, तो आपने इधर क्या पास कर दिया, 1। सनसेट के लिए आपने क्या किया, इधर से, ठीक है। ये देखो आ गया टाइम, इतने बजे सनराइज हुआ था, इतने बजे सनसेट होने वाला है, ठीक है। और कुछ सर्च करना है क्या, ठीक है। बाकी आप गूगल पे जाके यहाँ सर्च कर सकते हो, वेदर ऐप यूआई,
ऐसे आपको बहुत अच्छी अच्छी यूआई डिजाइन्स मिल जाएगी। आपको बहुत ही ऐसे इच्छा हो तो आप ऐसे कुछ अच्छे डिजाइन्स बना के दिखा सकते हो। ठीक है। मुझे फ्रंट एंड उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि उसके लिए डिज़ाइनर बैठा है। डिज़ाइनर डिज़ाइन बना के दे देगा फिग्मा में आपको, आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अब होना क्या है देखो, जब आप यहाँ पर सिटी सर्च करते हो, जैसे आपने दिल्ली सर्च किया, तो दिल्ली का अगर डेटा आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी उसको ऐड करना पड़ेगा। अब ये कौन बताएगा कि दिल्ली का डेटा आया है कि नहीं आया है? तो इफ डेटा डॉट कुछ एक यहाँ पर की है ना, जो की भी आ रही है साथ में, कंसोल लॉग डेटा, वो शायद रिस्पॉन्स में आ रही है, किस में आ रही है? जैसे मैं दिल्ली सर्च करता हूँ, यहाँ ये आ रहा है ना COD 200, जैसे समझ लो दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो ऐप क्रैश तो होना ही होना है, वो तो पक्का ही है। ठीक है। 404 आता है COD इस केस में। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर लिखोगे इफ डेटा डॉट COD इक्वल्स टू 200 अगर आ रहा है तो मैं वेदर डेटा सेट करूंगा। ठीक है। अगर 200 आ रहा है तो वेदर डेटा सेट कर दोगे, नहीं तो क्या करोगे, सेट वेदर डेटा और नल का नल ही रहने दो। ठीक है अभी के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली सर्च किया, दिल्ली का डेटा आ गया। अब क्या आएगा, कुछ नहीं, नल हो जाएगा, तो वापस लिखा आ जाएगा एंटर द सिटी नेम। ठीक है। बट अगर सही सर्च किया है मैंने तो डेटा आ रहा है। आप क्या करोगे, जब आपको ये पता चला कि डेटा आ चुका है, तो हिस्ट्री के अंदर आप पुश करोगे, हिस्ट्री पहले से खाली है अभी, आप लिखोगे सेट हिस्ट्री स्प्रेड, एक एरे बना दिया देखो, स्प्रेड ओल्ड हिस्ट्री, और पुश क्या कर दोगे इसके अंदर, सिटी का नाम। ठीक है। हाँ एक मिनट, ऐसे थोड़ी करना था, बताया था ना मैंने कैसे करने वाला है। ऐसे नाम बना के नेम कॉमा टाइम स्टैम्प, और इसमें टाइम स्टैम्प हम लोग किस में डालेंगे, तो हम टाइम स्टैम्प बनाएंगे न्यू डेट गेट टाइम, ऐसे टाइम स्टैम्प जाएगा। ठीक है। सिटी का नाम और टाइम स्टैम्प, दो चीजें चली गई। अब देखना हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। ऐप के अंदर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट खाली है, दिल्ली सर्च किया, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में आ गया देखो, दिल्ली और टाइम स्टैम्प आ गया। चलो जयपुर सर्च करते हैं, चेंज हुआ ना डेटा, जयपुर और उसका टाइम स्टैम्प आ गया कि कब आपने सर्च किया था दिल्ली, कब आपने सर्च किया है जयपुर। ठीक है। डन। अब इस डेटा को यहां पर दिखाना है, तो हिस्ट्री तो आप भेज ही रहे हो, आप यहां लिखोगे रिटर्न LI, H और इंडेक्स, H डॉट नेम, तो हिस्ट्री में जो भी नाम डालोगे वो इधर आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए, मतलब कि कितने बजे सर्च किया था या वो चाहिए। तो यहां पर वही फंक्शन वापस काम आ सकता है, गेट डेट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, इंपोर्ट कर लिया उसको। लेकिन अगर आपको H डॉट टाइम स्टैम्प और यहां पर की इक्वल टू ID डाल दिया, क्यों नहीं आ रहा ब्रिजमोहन, क्या हो गया इसको, क्या वो, अच्छा सॉरी दूसरा पैरामीटर नहीं है, वन भेजते हैं। 15:41 दिखा रहा है, दो भेज रहे हो तो डेट टाइम आ रहा है, और तीन भेजना है तो
अब एक चीज सोचो, जैसे समझ लो फ्लैग नहीं भेजा मैंने, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं आएगा। इसका कोई सॉल्यूशन है? इस केस में ना आप एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना सकते हो। सॉरी, डबल इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि अगर यूजर ने कुछ नहीं डाला, जैसे जयपुर सर्च किया, ठीक है, यूजर ने अगर कुछ नहीं डाला यहां से, देख लो हिस्ट्री में आपने कुछ नहीं डाला हुआ है, तो भी क्या होगा? डेटा वहां पर जाएगा। समझ गए यहां तक? डन। बट मुझे ऐसे करवाना नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे डेट प्रिंट करवा के दिखाई है। हमें चैट जीपीटी से एक फंक्शन लेना है। तब तक मैं इसकी थोड़ी सी सजावट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट लगा के, इसके पेरेंट को रिलेटिव देके। इसका क्लोजिंग टैग कहाँ गया? नहीं, इसका जो क्लोजिंग है ना, ये कैसा मैजिक है भाई? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ सर्च करोगे आप इंदौर, इंदौर आ गया, यहाँ पर इंदौर का डेटा आ गया। बट समझ लो इस चीज को ऐसे नहीं दिखाना है, इस चीज को आपको दिखाना है कि कितने सेकंड पहले, कितने मिनट पहले ये सर्च किया यूजर ने। तो उसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे? तो चैट जीपीटी पे चलते हैं और एक क्वेश्चन, एक हम लेके आते हैं फंक्शन, उसको मैं आपको समझा भी दूंगा फंक्शन को। जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू कैलकुलेट आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, डेज भी ले ही लेता हूँ, आप बोल रहे हो इसलिए। ये आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, वैसे आपने ये बनाया है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूँ जो आप लोगों ने नहीं कर रखा है पहले। मैंने आप लोगों को एक बार ये बनाने के लिए दिया था, काउंट डाउन। ठीक है, ये क्या करता है, इस डेट के लिए कैलकुलेट करता है। जो अभी हम बना रहे हैं ये बताता है कितने दिन बचे हैं, और जो अभी हम बना रहे हैं वो इसका थोड़ा सा उल्टा है, ये बताएगा कि कितना टाइम निकल चुका है। कैलकुलेट डे, मिनट, आवर, सेकेंड्स अगो फ्रॉम टाइम स्टैम्प इन एमएस। ये टाइम स्टैम्प लिख देते हैं बस। ये फंक्शन पहले ले जाता हूँ मैं वहां पे, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। हेल्पर में ले जाओ, और हेल्पर में यहाँ पर इस फंक्शन को बिठा दो। देखो, ये पहले वैसे आप लोग शायद कर चुके होंगे जब आपने काउंटडाउन बनाया होगा, बट फिर भी टाइम स्टैम्प आप वहां से दोगे यूजर को। कैलकुलेट हो कैसे रहा है कि ये जो टाइम स्टैम्प आपने दिया है, ये कुछ सेकंड पहले का होगा, कुछ मिनट पहले का होगा, या कुछ दिन पहले का होगा, अभी का तो नहीं होगा ना। तो अभी यानी जो करंट टाइम है, उस टाइम से इस बीते हुए टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो बीच में जो बच रहा है, ये बीता हुआ टाइम है और ये करंट टाइम है, जो ये बीच में बच रहा है वो क्या है, डिफरेंस है। समझ गए? जो ये बीच में बचा हुआ था वो डिफरेंस था। जैसे समझ लो मैंने अभी कुछ सर्च किया, मैंने दिल्ली सर्च किया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिस टाइम पे सर्च किया है उस टाइम के और अभी के बीच में एक सेकंड का भी फर्क ना हो। फर्क तो होगा, क्योंकि वो मैंने एक सेकंड पहले सर्च किया था।
तो ये मेरा सर्च आ गया। अब क्या करना है, इस सर्च के अंदर मतलब ये जो मेरा डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहां से कैलकुलेट हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, इस डिफरेंस में से कितने दिन, कितने आवर्स, कितने मिनट्स और कितने सेकंड है वो निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला वो जो काउंटडाउन ऐप है उसको बनाते टाइम जो लगाया था वही सेम है। उस टाइम आप क्या करते थे, आगे वाले टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करते थे। अभी आप क्या कर रहे हो, पीछे वाले टाइम को आज के टाइम से कंपेयर कर रहे हो, बात वही के वही है पूरी। उसके बाद अगर डेज जीरो से ज्यादा है तो डे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, सेकंड आवर्स जीरो से ज्यादा है तो आवर्स कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मिनट जीरो से ज्यादा है। जीरो से ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने तुरंत सर्च किया है तो अभी तो आवर्स मिनट कैसे निकलेंगे, अभी तो सिर्फ सेकंड निकले होंगे ना। तो इसलिए इसने ये लगा रखा है। और फाइनली आपको ये मिल जाएगा अगो का रिजल्ट कि कितने सेकंड अगो ये चीज हुई है। तो अब अगर मैं यहां से इसको भी एक्सपोर्ट करता हूं, क्या नाम है इसका, डिफरेंस गेट टाइम डिफरेंस, ठीक है। कहाँ चाहिए आपको, ये हिस्ट्री में, इसको इंपोर्ट कर लो गेट टाइम डिफरेंस को, और यहां पर डाल दो गेट टाइम डिफरेंस। आपने हिस्ट्री में टाइम स्टैम्प दे दिया इसको, ये आपको यहां से बता देगा 6 मिनट 41 सेकंड पहले आपने इस चीज को सर्च किया था। अब जैसे हमने उदयपुर सर्च किया, ठीक है। इन फ्यूचर इसलिए बता रहा है ये क्योंकि तुरंत अभी का टाइम सेकंड टाइम स्टैम्प हुआ है ना। कोई बात नहीं, कहाँ गया फंक्शन में, हेल्पर वाले में ना थोड़ा सा फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन आपको ये करनी है कि ये बोल रहा है डिफरेंस टाइम इज ग्रेटर देन जीरो, बट जब आपने अभी सर्च किया इंस्टेंट तो जस्ट नाउ लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फंक्शन मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस टाइम जीरो से ज्यादा है तो इन फ्यूचर जो लिखा हुआ है ना उसको क्या लिख दो, जस्ट नाउ। अब इस ये क्यों लिख रहे हैं अपन, अभी देखोगे तो फिर तो चेंज हो गया क्योंकि अब तो टाइम निकल चुका है ना। बट जैसे आपने कनाडा सर्च किया, बट ये तो जीरो आ रहा होगा ना। एक बार कंसोल लॉक करके देखते हैं, रुको क्या रिजल्ट है। क्या कह रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगा सकते हो। तो अब और क्या सर्च करना है, ये छोटा कैसे हो गया, फिर भी अगो आ रहा है ना, मतलब ये कोड तो चल रहा है बट इसमें से कुछ भी कॉन्कैटिनेट नहीं हो पाया, इसकी वजह से चल रहा है। कोई बात नहीं, टाइम डिफरेंस उस टाइम पे जीरो आ रहा है इसलिए गड़बड़ आ रही है। देखो आप क्या करोगे, इधर एक कोड लगा दो, इफ टाइम इक्वल्स टू जीरो और एल्स, ठीक है। और जो भी इधर लिखा हुआ है वो पड़े रहने दो। अगर टाइम डिफरेंस जीरो है तो आप सीधा यहां से रिटर्न कर दोगे, रिटर्न जस्ट नाउ, ठीक है। और टाइम डिफरेंस जीरो नहीं है तो ये जो भी काम करवाने हैं करवाते जाओ, इन सब लॉजिक्स को एज इट इज चला लो। तो या तो ये फंक्शन ये रिटर्न कर देगा या फिर ये फंक्शन ये रिटर्न कर देगा। तो इसमें जो चल रहा था वो चलने दो, ठीक है। और कुछ है जिसमें सिर्फ एक ही के आता है, अभी भी एगो लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। टाइम डिफरेंस, ठीक है। रुको, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, इस कोड को और नीचे ले लो और इसको ले लो ऊपर। अब आप टाइम डिफरेंस की बात नहीं करोगे क्योंकि टाइम डिफरेंस जीरो से बड़ा होगा तो ये एगो दिखाएगा। हम यहाँ पर, बट फिर हम किसको ले सकते हैं, हम मिनिमम सेकंड्स को ले सकते हैं, ठीक है। इफ सेकंड इज इक्वल टू जीरो, आपको समझा भी देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। देखो जब आप यहाँ पर टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो ना तो टाइम डिफरेंस कुछ तो आ रहा है, मतलब दो, मतलब 20 30 40 50 ऐसे आ रहा है, बट एक सेकंड नहीं निकला है, कुछ मिली सेकंड ही निकले हैं बस खाली।
तो टाइम डिफरेंस जीरो हो नहीं रहा, इसलिए आपका दूसरा वाला कोड चल जा रहा था। और सेकंड्स जीरो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब 200 मिली सेकेंड निकले अब तक आगे, तो इसका मतलब एक भी सेकंड पूरा नहीं हुआ ना। 800 मिली सेकेंड भी निकल गए तो एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ, तो सेकंड आपके क्या है, जीरो है। तो इस केस में भी आप अब कर सकते हो रिटर्न जस्ट नाउ, अब काम कर जाए। और क्या है प्रेम, सही है स्पेलिंग, KSMIR। अभी भी सर्च नहीं हो रहा। कानपुर तो ऑलरेडी अपने सर्च किया हुआ है। ठीक है, ये आ गया जस्ट नाउ, क्योंकि एक भी सेकंड नहीं निकला है लेकिन मिली सेकंड तो निकले हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, अब इस पूरे कोड को आप किस में डालोगे, अपने लोकल स्टोरेज के अंदर डाल दोगे, ये पूरी पूरी हिस्ट्री को उठा के, जो आपको ऑलरेडी आता है ना। क्या करोगे, app.jsx में जाओगे और बोलोगे कि कांस्टेंट, सॉरी, यूज इफेक्ट, जब जब हिस्ट्री में चेंज होगा तब तब क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जेसन डॉट सिंगिफाई, स्ट्रिंग करके डालोगे ना, जेसन डॉट सिंगिफाई हिस्ट्री। ठीक है, नाम के बिना तो कैसे चलेगा प्रेम, नाम ही तो सबसे बड़ी चीज है। अभी आप लोगों के लिए काम है, ऐसे खुश मत होना आप लोग। ये आ रहा है सारा इधर, रिफ्रेश करूँ तो मैं वापस आना चाहिए, तो उसका कोड भी लगा दो, यूज इफेक्ट फर्स्ट रेंडर पे। फर्स्ट रेंडर का मतलब क्या होता है, एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट, फर्स्ट रेंडर पे कांस्टेंट एलएस हिस्ट्री, मतलब लोकल स्टोरेज में जो हिस्ट्री है, तो आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हिस्ट्री उठाओगे लोकल स्टोरेज से। इफ एलएस हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करोगे, सेट हिस्ट्री जेसन डॉट पार्स एलएस हिस्ट्री, लोकल स्टोरेज से उठा के वापस किस में डाल दिया, स्टेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो वापस दिल्ली सर्च किया, मुंबई सर्च किया, न्यूयॉर्क सर्च किया और रिफ्रेश किया, क्या हो रहा है, देखो। अभी आपने क्या बोला कि लोकल स्टोरेज के अंदर डालना है, कहां से उठा के, हिस्ट्री में से उठा के डालना है लोकल स्टोरेज में। जब पहली बार आओगे तो हिस्ट्री आपने खुद ने क्या कर रखी है, एम्प्टी कर रखी है, तो उस टाइम पे ये वाला कोड लोकल स्टोरेज में क्या डालेगा, एम्प्टी डालेगा ना। तो इसके यहाँ पर एक लॉजिक लगाना जरूरी है, वो क्या है, इफ हिस्ट्री डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ही क्या करना है, ये कोड चलाना है। हिस्ट्री डॉट लेंथ क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी ये वाला कोड चलना है, नहीं तो नहीं चलाना है। और कुछ है, हिस्ट्री में आ रहा है सारा। ऐसा कैसे हो गया, कहाँ पे,
अच्छा ये दोनों सेम नहीं है, सॉरी गाइज। वापस तो मैं डेटा नहीं डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप रिफ्रेश करते जाओ, ये आपकी हिस्ट्री आपको दिखाता जाएगा, ठीक है। एक गड़बड़ और हो रही है यहाँ पर, जैसे ही देखना सेकंड जीरो होते हैं, मतलब 1 मिनट और 0 सेकंड होता है ना, तो यहाँ पर एकदम से जस्ट नाउ लिखा हुआ आ जाता है, इधर देखते रहना, ये देखो, देखिए मैजिक। और भी नहीं लगा सकते आप, मतलब सब एंड होंगे तभी जस्ट नाउ करना है, ठीक है। एंड मिनट्स इक्वल्स टू 0, एंड डेज इक्वल्स टू 0। जब ये सारे जीरो हो तभी जस्ट नाउ दिखाना है, अब नहीं आएगा। वो तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, अभी भी दिल्ली में जस्ट नाउ आया ना, क्योंकि अब क्या हुआ होगा, 2 मिनट 40 सेकंड, तो फिर एंड लगाने का क्या फायदा हुआ। आवर्स, मिनट्स, डेज, क्या हुआ, नहीं बट अपन ने सब पे एंड लगा रखा है ना, सेकंड्स। वापस से देखते हैं, रुको, जब इसके लिए आया तब, चेक करते हैं, रुको भी। ये मैं थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि इस चीज़ को चेक कर सकूँ। हिस्ट्री के अंदर से मैं सिटी का नाम भी भेजूंगा अभी कुछ देर के लिए, मतलब ये परमानेंट नहीं चाहिए हमें, बट अभी बस एक बार के लिए, ताकि अपन मैच कर पाए। तो ये नाम आपने भेज दिया इधर, बस दिखाने के लिए, मतलब डीबग करने के लिए है ये। अब देखते हैं, चलो दुबई में भी तो कभी वापस जस्ट नाउ आएगा ना। क्या लगता है प्रेम, आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। सेकंड्स इतना टाइम लगता है क्या चेंज होने में। किसी और में आया था क्या अभी। मैं तो सिर्फ दुबई वाला देख रहा हूँ। नहीं आया ना, मतलब उस टाइम पे या तो कोड रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिएक्ट तो ये सारा कोड कंपाइल करके वापस लेके जाएगा ना उधर, तो हो सकता है वो नहीं हुआ होगा उस टाइम। चलो ठीक है। क्या। हाँ तो ये आप नीचे वाली लाइन में ले लो ना इसको, या आप यहाँ से लगा लो कि अगर डेज 0 से बड़े हैं तो आप मिनट सेकंड्स भेजोगे नहीं, सिर्फ डेज भेजोगे। लॉजिक्स तो सारे आपके हाथ में, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को क्या क्या करके आना है वो सुन लो। जैसे दिल्ली ऑलरेडी सर्च किया हुआ है ना इधर, वापस अगर यूजर ने सर्च किया तो नाम नहीं आना चाहिए इधर, पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से सर्च कर चुका है ना। पहली चीज समझ में आ गई। वापस समझा देता हूँ चाइना का एग्जांपल लेके। चाइना अगर सर्च किया हुआ है और फिर से सर्च किया तो इधर नाम उसका आना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी सर्च कर रखा था। और जितने भी ये सर्च किए हुए हैं उनमें से यूजर किसी पे भी क्लिक करके इसको रीसर्च कर सकता है वापस। जैसे दिल्ली पे क्लिक किया वापस सर्च कर सकता है उसको, पंजाब पे क्लिक किया उसको वापस सर्च कर सकता है, मतलब वापस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हिस्ट्री में से वो क्लिक करे और रिसर्च हो जाए उसका।
ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हामी भरी कि आप करके ले आओ।